हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल पेपर जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। यदि आप भी सर मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि ब्रेस्ट लिटोवस्ट की संधि किन देशों के बीच हुई थी। पहला ऑप्शन में दिया गया रूस और इटली के बीच, रूस और फ्रांस के बीच, रूस और इंग्लैंड के बीच, और ऑप्शन डी में दिया गया है रूस और जर्मनी के बीच। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख के चले आइए। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच में होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे यदि ऑप्शन में देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन में हनोई समझौता नहीं दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में क्वेश्चन 3 को देखिए कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। सन 1929 ईस्वी की बात है जब लाहौर अधिवेशन में कांग्रेसियों के द्वारा पूर्ण स्वराज का मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल करता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान प्रदान की गई थी। तो दोस्तों क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखिए कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। पहला ऑप्शन में दिया गया 1838, 1858, 1881, और ऑप्शन डी में दिया गया है 1911। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। सन 1881 ईस्वी की बात है जब भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। उसके बाद में अगला सवाल करता है पूंजीपति वर्गों के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, पूंजीपति वर्गों के द्वारा श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, ये सभी वर्गों का शोषण किया गया था, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, है ना जी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देखिए कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो आधुनिक युग में जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी क्रांति हो रही है उसे औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल करता है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, भूमंडलीकरण की जो शुरुआत है वो 90 के दशक में हुई थी। 90 के माने तो 1990 के दशक में हुई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देखिए कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किए थे। तो गुटेनबर्ग जिन्होंने छापाखाना का आविष्कार किए थे, इनका जन्म जर्मनी में पड़ता था और इनके द्वारा सबसे पहले बाइबिल नामक पुस्तक की छपाई की गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, बाइबिल। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पे हुई थी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। है दोस्तों, विश्व में चीन एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे पहले कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ था, वहीं पे सबसे पहले पेपर मिल की स्थापना भी की गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल देखिए कि मेढक की प्रजनन क्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऐसा सवाल बहुत बार देखने को मिला है और याद करके ही एग्जाम देने जाइएगा। देखिए, एंड्रीन एक ऐसा हार्मोन है जिसके द्वारा मेढक की जनन दर को घटाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, एंड्रीन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देखिए कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 12 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार में सबसे ज़्यादा जल दोहन होने के कारण भूमिगत जल में आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 13 को देख लीजिए कि संविधान की धारा का संबंध है। तो संविधान की जो धारा का संबंध है वो किससे है। तो वन्य जीव, प्राकृतिक संसाधन,
के संरक्षण से है, यानी वन एवं वन्य जीव को कैसे बचाया जा सकता है, उसे सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है, इन्हीं का संबंध संविधान की धारा से है। अगला सवाल क्या कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है। बहुत ही सिंपल सवाल है, हम कई बार बता चुके हैं कि बिहार में पूरे 7% एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वन विद्यमान है, अर्थात वन का फैलाव है। और सबसे ज़्यादा वन घनत्व वाला राज्य की बात करें तो एमपी अर्थात मध्य प्रदेश भारत का वो पहला राज्य है जहाँ पर वन का विस्तार सबसे ज़्यादा अधिक है। और कुल भारत में कुल प्रतिशत वन का जो विस्तार है वो 60% है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, एल्युमिनियम बनाने के लिए जो खनिज की आवश्यकता पड़ती है उसे बॉक्साइट खनिज कहा जाता है। आप सभी को मालूम हो गया कि एल्युमिनियम के 3 अयस्क होते हैं, बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट। ये 3 अयस्कों को मिलाकर एल्युमिनियम तैयार किया जाता है। और एल्युमिनियम तैयार करने में सबसे ज़्यादा जो अयस्कों की भूमिका निभाती है वो बॉक्साइट अयस्क है, जिसे Al3O4 कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देखिए कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। दोस्तों, भारत की एक राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पे सौर ऊर्जा के विकास की सबसे ज़्यादा संभावनाएं उत्पन्न होती है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 को देख पा रहे हैं। 17 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो छोटे पैमाने का उद्योग की बात करेंगे तो खिलौना उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसे छोटे पैमाने का उद्योग कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 17 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, खिलौना उद्योग। अगला सवाल क्वेश्चन 18 को देखिए कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, यानी पूरे भारतवर्ष में कितने ऐसा क्षेत्र हैं जो विशेष आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब 5 हो जाएगा। 5 ऐसे क्षेत्र हैं जो विशेष आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। अगला सवाल देखिए कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 19 का सही जवाब हो जाएगा वो 6283 किलोमीटर हो जाएगा। यानी पूरे भारतवर्ष में अगर बिहार में जो कुल रेल मार्ग की जो लंबाई है वो कितनी है तो 6283 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल कहता है कि तलचिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, तलचिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्थानिक ऊंचाई कहते हैं ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, स्थानिक ऊंचाई। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 21 को देखिए। दोस्तों, क्वेश्चन 21 क्या कहता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 21 को देखिए, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं ना तो हमारा जो मतलब होता है वो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं के बीच में होती है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए। है दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन 22 से करता है कि भारतीय संविधान के धारा में या भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे 4 कथन दिए जा रहे हैं। ये चारों कथनों के बाद आपको ये जवाब मिलेगा कि भारतीय संविधान या धर्म के आधार पर भेदभाव को मना ही करता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, या धर्म के आधार पर भेदभाव को मना ही करता है। अगला सवाल क्वेश्चन 23 को देखिए कि सत्ता में साझेदारी सही है क्यों की। तो दोस्तों, सत्ता में साझेदारी आखिर क्यों सही है। तो सत्ता में साझेदारी सही इसलिए है क्योंकि ये विभिन्न समुदायों के बीच में टकराव को कम करती है। क्या करती है? विभिन्न समुदायों के बीच में टकराव को कम करती है। यही कारण है कि सत्ता में साझेदारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला सवाल 24 को देखिए कि वर्ष 1975 को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। यही कारण है कि वर्ष 1975 को भारतीय राजनीति में जाना जाता है। अगला सवाल 25 नंबर सवाल कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। उम्मीद है आप सभी को मालूम होगा कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व है वो डॉक्टर जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल क्वेश्चन 26 को देखिए
कि नर्मदा नदी घाटी किन किन राज्यों से संबंधित है। तो दोस्तों नर्मदा नदी घाटी परियोजना नर्मदा नदी पे है और नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। तो ये जो राज्य पड़ता है ना, ये गुजरात, महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्यों से होकर नर्मदा नदी गुजरती है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। दोस्तों अमेरिका का भूतपूर्व राष्ट्रपति का कहना था कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है और राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल देखिए कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। सबसे पहले जान लीजिए कि दल बदल कानून होता क्या है। तो जब कोई भी सांसद या विधायक अपनी दलों को छोड़कर किसी अन्य दल की सदस्यता को ग्रहण करता है तो उसे ही दल बदल कहते हैं। और दल बदल कानून जो है वो विधायक और सांसद दोनों पे लागू होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 28 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, विधायक और सांसद सभी पर। उसके बाद में देखिए कि जनता दल यूनाइटेड यानी जिसे जदयू कहते हैं, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया था। बहुत ही मजेदार सवाल है, इसका सही जवाब 1999 हो जाएगा। सन 1999 ईस्वी की बात है जब जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 30 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों, तो कृषि आते हैं, औद्योगिक क्षेत्र आते हैं प्राथमिक अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत, और तृतीय क्षेत्र में आते हैं सेवा क्षेत्र। आइए अगला सवाल क्वेश्चन 31 को देख लेते हैं। कहता है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कराता है। आहा, कितना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा तो जाहिर सी बात है वह देश विकसित कराता है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, विकसित। अगला सवाल देखिए कि बिहार के किस जिले में की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा अधिक है। उम्मीद है आप सभी को मालूम है ना जी। यदि मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर लिख दीजिएगा। कहता है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। तो बिहार के पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। और पूरे भारतवर्ष में पूछा जाएगा कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब गोवा हो जाएगा। वहाँ के मुख्यमंत्री क्या है दोस्तों, तो मोहन पारिकर है, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर तो जरूर मालूम होगा। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है। क्या है, आरबीआई है। इसका पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। एक और सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं कि आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। तो सन 1935 ईस्वी की बात है जब आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 34 को देखिए कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो सन 1969 ईस्वी की बात है। सन 1969 ईस्वी की बात है जब व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। तो यहाँ पे हमें ऊर्जा का मुख्य स्रोतों के बारे में बात करें तो देखिए कोयला से भी हमें ऊर्जा मिलती है, पेट्रोलियम अर्थात पेट्रोल से भी ऊर्जा मिलती है, विद्युत अर्थात बिजली से भी हमें ऊर्जा मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का 35 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला सवाल देखिए कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो ये चारों कंपनियों को देखकर आप सभी को बताना होगा कि कौन ऐसी कंपनी है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो देखिए यहाँ पे सैमसंग, फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, ये सभी के सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी यार होता क्या है, तो जान लीजिए वैसी कंपनियां जो एक देश में नहीं बल्कि अनेक देशों में अपना इकाई लगाती है और व्यापार करती है और उससे मुनाफे कमाती है, ऐसे तमाम कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। जैसे सैमसंग, फोर्ड मोटर्स, कोका कोला। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। अगला सवाल देखिए कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 37 का क्या सही जवाब होगा, तो आपका आंसर 15 मार्च होगा, है ना जी। क्योंकि 15 मार्च को ही उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और 1986 ईस्वी की बात है, 1986 ईस्वी की बात है जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। अगला सवाल देखिए कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता उसका शिकायत कहाँ पे करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन 38। इसका जो सही जवाब होगा ना वो ऑप्शन बी होगा।
यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से यदि नीचा होता है तो जो उपभोक्ता का शिकायत जो है वो जिला फोरम में करता है। 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम रहता है तो उपभोक्ता उसका शिकायत राज्य आयोग में करता है। यदि 1 करोड़ से ऊपर किसी वस्तु या सेवा का मूल्य है तो उपभोक्ता उसका शिकायत राष्ट्रीय आयोग में करता है। यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे राज्य आयोग हो जाएगा। अगला सवाल 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है, यानी सुनामी का जो मेन कारण है, मेन रीजन है वो क्या है। तो समुद्र में भूकंप आना, क्योंकि समुद्र में भूकंप आने की क्रिया को ही सुनामी कहते हैं। सुनामी से जान माल की अपार क्षति होती है, कई लोग बेघर हो जाते हैं और कई लोग काल के गाल में समा जाते हैं और समुद्र में एक सुनामी उत्पन्न होती है। आसान शब्दों में कहे तो समुद्र में भूकंप आना उसे सुनामी कहते हैं, पृथ्वी में भूकंप आना उसे भूकंप कहते हैं। अगला सवाल देखिए, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। आह, कितना सिंपल सवाल है दोस्तों। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। आज जहाँ पे सबसे पहले भूकंप के झटके सुनाई पड़ते हैं वहाँ भूकंप केंद्र कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं आज की इस वीडियो में इस मॉडल पेपर का 1 से लेकर केवल 40 तक के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन कर पाया हूँ। आगे आने वाली पार्ट में आप सभी को देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।